हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का 10th चैप्टर आंतरिक व्यापार या इंटरनल ट्रेड का ये लास्ट वीडियो देखेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है फुटकर व्यापारियों के प्रकार। इसमें हमारा अगला टॉपिक है स्वतः विक्रय करने वाली मशीन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। तो कुछ मशीनें आपने देखी होंगी जो स्वतः विक्रय करती हैं। जैसे यदि आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, सिनेमा घरों में जाते हैं या और अन्य भीड़ वाली ऐसी जगह है जहां पर विक्रेता को खड़े होकर बेचने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ के कारण जगह नहीं होती है या फिर व्यवस्था की दृष्टि से उसको मशीन लगा दी जाती है बेचने की। जैसे यदि आप बड़े बड़े शहरों में जाओ और यदि लोकल ट्रेन चल रही है तो लोकल ट्रेन का टिकट खरीदने वाले दिन भर में हजारों लोग होते हैं, तो उसके लिए एक मशीन लगा दी जाती है। उससे आप टिकट ले सकते हैं। या फिर आपने रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी का देखा होगा, बिस्लरी की बोतल में आप अपना पानी भर लो, 5 रुपए का सिक्का डालकर आप पानी भर लो। तो क्या होता है, जब हम मशीन में सिक्का डालते हैं तो सिक्के का जो भार है उस भार से मशीन चलती है और बराबर उतना जितना सेट किया गया होगा उतना पानी हम भर लेते हैं और अपने आप वो बंद हो जाती है। ऐसी मशीन को कहते हैं स्वतः विक्रय करने वाली मशीन। आज हम इसका अगला टॉपिक देखते हैं, स्वतः विक्रय करने वाली मशीन के क्या क्या लाभ हैं। तो पहला लाभ है कि विक्रय करने वाली मशीन होने के कारण नगद विक्रय किया जाता है, उधार कुछ भी नहीं हो सकता और राशि डूबने की संभावना भी नहीं होती। फिर दूसरा है, किसी भी दिन किसी भी समय 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन विक्रय संभव हो सकता है। फिर अगला लाभ है, विक्रय के लिए कर्मचारी रखने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए खर्च कम लगता है। फिर अगला है, कम तौलने की समस्या का भी समाधान हो जाता है। फिर अगला है, व्ययों में बचत होने से वस्तुएं सस्ते मूल्य पर मिल जाती है। और अंतिम है, इससे प्रमाणित आकार और गुण की वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। अब हम देखते हैं इस मशीन से कुछ दोष भी है मशीन के, स्वतः विक्रय करने वाली मशीन के दोष। इसमें पहला है कि स्थापना के लिए बहुत अधिक पूंजी लगती है। किसी भी मशीन की स्थापना के लिए अधिक पूंजी लगती है। दूसरा है, इन मशीनों की परिचालन लागत बहुत अधिक आती है। परिचालन लागत यानी जैसे ये ऑटोमेटिक मशीन है तो इस मशीन को चलने में जो लागत लगती है वो कुछ ज्यादा ही लगती है। फिर तीसरा है, इससे सिर्फ प्रसिद्ध वस्तुओं का ही विक्रय किया जा सकता है, सभी वस्तुओं का नहीं किया जा सकता। फिर वे मशीनें विक्रय पश्चात सेवा और विक्रय वापसी की सुविधा नहीं देती। विक्रय पश्चात सेवा नहीं मिलेगी और यदि आपने ले लिया है कुछ भी तो वो वापस नहीं हो सकता। अगला है, नवीन मशीनों के आने के बाद पुरानी मशीनें बेकार हो जाती हैं। और अगला है कि मशीन का संचालन निर्धारित सिक्के या टोकन से ही हो सकता है। यदि आपके पास सिक्का या टोकन नहीं है जो उस मशीन के लिए आवश्यक है तो आप उससे कुछ भी सामान नहीं खरीद सकते। अब हमारा अगला टॉपिक है आंतरिक व्यापार के प्रमुख प्रलेख। प्रलेख यानी कि आंतरिक, हमारे ही देश का व्यापार देश से, तो दो व्यापारियों के बीच में किस प्रकार के प्रलेख या लिखित सामग्री का होना आवश्यक है। तो उसमें है सबसे पहला अग्रिम बीजक। तो विक्रेता के द्वारा संभावित क्रेता को क्रय किए जाने वाले माल की कीमत, मात्रा, गुण और व्यय के विवरण को अग्रिम बीजक या प्रोफार्मा बीजक कहते हैं। यानी यदि कोई विक्रेता किसी दूसरे विक्रेता को सामान बेच रहा है, व्यापार कर रहा है, तो उसको
एक ऐसा लेख उसके पास होना चाहिए कि वो दूसरे को कितनी मात्रा, वस्तु का गुण क्या है, वस्तु की मात्रा क्या है, और उसको उसकी कितनी इकाइयों को बेचने पर कितना रुपया होने वाला है, इस प्रकार की जो रसीद है वो कहलाती है अग्रिम बीजक। और ये अग्रिम बीजक ये दर्शाता है कि यदि वह माल क्रय किया गया तो कितनी राशि का भुगतान करना है। यदि क्रय किया गया तो संभावित क्रय करने वालों के लिए ये लिख कर भेजा जाता है कि यदि आप वस्तु के ये गुण, ये मात्रा और यदि कितनी इकाई खरीदते हो तो कितना रुपया लगेगा, ये लिखा हुआ कहलाता है अग्रिम बीजक। दूसरा है बीजक। विक्रेता के द्वारा क्रेता को माल के संबंधित संपूर्ण विवरण जिस प्रपत्र में लिखा होता है उसको बीजक कहते हैं। क्रेता और विक्रेता के मध्य यह अनुबंध का प्रमाण होता है, यानी माल क्रय करने का संपूर्ण विवरण जिसमें लिखा होता है वो बीजक कहलाता है। फिर तीसरा प्रलेख है नाम की चिट्ठी। विक्रेता और क्रेता दोनों के द्वारा किसी कारण से नाम की चिट्ठी या डेबिट नोट लिखा जाता है। जब बीजक में त्रुटिवश विक्रय की राशि कम लिखी जाती है तो विक्रेता क्रेता को डेबिट नोट भेजता है और ये नोट 2 प्रतियों में होता है। और इसी प्रकार यदि क्रेता के द्वारा माल की वापसी की जाती है तो वो भी डेबिट नोट लिखता है। यानी किसी त्रुटिवश यदि जो गणना की गई है वो गलत हो तो उससे संबंधित सही जानकारी डेबिट नोट के द्वारा विक्रेता क्रेता को देता है, और यदि क्रेता कोई सामान वापस करता है तो वो भी डेबिट नोट के द्वारा विक्रेता को सामान वापस करता है। ये दोनों 2 प्रतियों में होते हैं। चौथा है जमा की चिट्ठी। त्रुटिवश यदि बीजक में अधिक राशि लिख गई है तो विक्रय वापसी की स्थिति में विक्रेता के द्वारा क्रेता को जमा चिट्ठी या क्रेडिट नोट भेजा जाता है। क्रेडिट नोट भी 2 प्रतियों का होता है। फिर है लॉरी रसीद। विक्रेता के द्वारा क्रेता को सड़क परिवहन के द्वारा माल भेजने पर ट्रांसपोर्ट कंपनी माल के परिवहन की जो रसीद देती है उसको लॉरी रसीद कहते हैं। उसके बाद है रेलवे रसीद। तो यदि भारतीय रेलवे के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि सामान भेजा जाता है तो रेलवे रसीद देता है, और रेलवे की रसीद प्रस्तुत करने पर और अधिकृत व्यक्ति जब वो रेलवे की प्रस्तुत की गई रसीद को लेकर जाता है तभी उसको रेलवे से माल मिलता है। अगला है हमारा टॉपिक व्यापार की शर्तें, यानी संपूर्ण व्यापार में कौन कौन सी शर्तें लगाई जाती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला है सुपुर्दगी पर भुगतान। अभी आपने इसको ऐसा बहुत सुना होगा, कैश ऑन डिलीवरी, ये आपने खूब सुना होगा। कैश ऑन डिलीवरी यानी जब आपको माल मिलेगा तो वो माल आपको मिलने के बाद देखकर आप उसकी तुरंत उसको कैश देंगे यानी पैसा देंगे। यदि आप पैसा नहीं देंगे तो आपको माल भी नहीं मिलेगा। तो सुपुर्दगी पर भुगतान यानी जब आपको माल मिल जाए तब आप उस माल का भुगतान कर दीजिए, कैश ऑन डिलीवरी COD। आजकल भारत में युवाओं के बीच में कैश ऑन डिलीवरी ये बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है। फिर दूसरा है फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब होता है कि विक्रेता जो है वो क्रेता तक वस्तु पहुंचाने के समस्त व्यय और जोखिम को वहन करेगा। फ्री ऑन बोर्ड यानी पूरा क्रेता तक वो जब सामान जाएगा उस क्रेता तक पहुंचने का सारा व्यय विक्रेता करेगा, इसका मतलब फ्री ऑन बोर्ड। फिर तीसरा है लागत और भाड़ा। लागत और भाड़ा इस अनुबंध में विक्रेता के द्वारा माल की लागत और भाड़ा वहन किया जाता है, लेकिन जोखिम एवं नुकसान क्रेता के द्वारा ही वहन किया जाता है। अगला है लागत, बीमा और भाड़ा।
तो इस अनुबंध में क्या होता है, जो लागत लग रही है वस्तु को लाने ले जाने का जो बीमा है वो बीमा और भाड़ा ये सारा विक्रेता वहन करता है। पांचवा है भूल चूक लेनी देनी। आपने सब रसीदों पर नीचे ये लिखा हुआ देखा होगा, भूल चूक लेनी देनी। ये अधूरी और अपूर्ण जानकारी के वैधानिक दायित्व को कम करने के लिए मुहावरे का उपयोग किया जाता है। तेजी से परिवर्तित होने वाली सूचनाएं जैसे मूल्य सूची, इनमें भूल चूक लेनी देनी लिखा होता है, क्योंकि यदि रसीद के नीचे भूल चूक लेनी देनी लिखा है, मान लीजिए मूल्य एकदम अचानक होने वाले बदल जो हैं, जो परिवर्तन होंगे, उन परिवर्तनों के लिए भूल चूक लेनी देनी इसका उपयोग किया जाता है। आज हमारा यहाँ पर क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का 10th चैप्टर आंतरिक व्यापार या इंटरनल ट्रेड में हम फुटकर व्यापारियों के प्रकार देख रहे थे। ये पूरा चैप्टर आज यही समाप्त होता है। इसी प्रकार सुश्री क्लासेस को देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आपको पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी उससे। और लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।